नमस्कार दोस्तों, रीडिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर 2016 को डिस्कस करेंगे, जो कि भाग 2 समान अध्ययन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कौन सा सबसे इसमें पद्म भूषण नहीं है, पद्म भूषण नहीं, पद्म श्री नहीं है, और ये भारत रत्न है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य और विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल शामिल है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1948 को हुई थी। कब? 2 जनवरी 1948 को भारत रत्न की स्थापना की गई। किसने की थी? तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ओके, वह सब चुने जो निम्नलिखित वाक्य वह व्यक्ति जिसके पास अपने पेशे में अल्प प्रशिक्षण है या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। कौन सा है? अमेच्योर, एक्सपर्ट, बिगिनर, केयरफ्री। एक्सपर्ट तो होगा नहीं, ये तो पहली काट दो। केयरफ्री ये भी नहीं होगा। वह व्यक्ति जिसके पास अपने पेशे में अल्प प्रशिक्षण है या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है। वह व्यक्ति जिसके पास अपने पेशे में अल्प प्रशिक्षण है या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, उसके लिए क्या होगा? अमेच्योर है। ये तो पहले से नहीं होंगे। बिगिनर तो हमें उसके लिए इसके बाद फिर अल्प प्रशिक्षण है तो बिगिनर हो ही नहीं सकता, केयर फ्री हो ही नहीं सकता, तो यही ऑप्शन बचेगा। तो कौन हो जाए? अमेच्योर हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसके पास अपने पेशे में अल्प प्रशिक्षण या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है को अमेच्योर कहा जाएगा। ओके, स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थायी रूप में विदेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देशभक्त कहेंगे? नहीं कहेंगे। राष्ट्रवादी कहेंगे? नहीं कहेंगे। गैर आप्रवासी कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वे लोग जो किसी कारणवश अपना देश छोड़कर हमेशा के लिए अथवा लंबे समय तक विदेशों में रहते हैं उन्हें आप्रवासी इमिग्रेंट कहते हैं। इमिग्रेंट, ये भी याद रख करके चलें क्योंकि इंग्लिश भी आती है और इसे मिस स्पेल्ड में स्पेलिंग में भी पूछा जा सकता है। तो IMM है क्या? IMMIGRANT है। ओके, नर्सरी में बेचे जाने वाले छोटे पौधों को कहा जाता है। नर्सरी में बेचे जाने वाले छोटे पौधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिरवा, पौध कहा जाता है, पौध। नर्सरी में बेचे जाने वाले छोटे पौधों को सैपलिंग कहा जाता है, जबकि आमतौर पर मध्यम आकार के छोटे वृक्षों के समूह को झाड़ी कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 2 से 8 मीटर तक हो सकती है। 2 से 8 मीटर तक हो सकती है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन सी थी? सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला है। इसमें और उनको किसी को मिले ही नहीं है नोबेल पुरस्कार। इनको भी नहीं मिला है, इनको भी नहीं मिला। तो मिला तो केवल मदर टेरेसा को। ऐसे भी आंसर सही हो जाएगा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी। इन्होंने सन 1948 में, कब? 1948 स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ले ली। सन 1950 में वे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कोलकाता में की।
1950 में वे मिशनरी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की। इसका उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित आदि ऐसे लोगों की सहायता करना था जिसका समाज में कोई स्थान नहीं है। भारत सरकार ने उन्हें पहले सन 1962 में, कब 1962 में पद्मश्री तथा बाद में सन 1980 में भारत रत्न, कब 1980 में भारत रत्न से अलंकृत किया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से उन्हें सन 1979 में, कब 1979 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में, कब 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। संत की उपाधि कब 9 सितंबर 2016 को मिला था। पोप फ्रांसिस ने क्या दी थी? संत की उपाधि दी थी। ओके। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पुस्तक की रचयिता कौन है? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय एक सुप्रसिद्ध लेखिका व समाज सेवी हैं। इन्हें इसकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए सन 1997 में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। ये याद करके चलें, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार कब मिला था? 1997 में मिला था। 1997। कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में मारी गई भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला ही मारी गई थी। ये कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में कल्पना चावला, कब? 17 मार्च 1962 में। उनका जन्म कब? 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल विशेषज्ञ थी। कौन? अंतरिक्ष शटल विशेषज्ञ थी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में मारे गए 7 यात्री 10 सदस्यों में से एक थी। 7 यात्री 10 सदस्यों में से एक थी। हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती? हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती? पश्चिम बंगाल में बहती है। ये कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा दक्षिण पूर्व की तरफ बहती फरक्का बैराज से छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी तथा हुगली शहर में मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। हुगली नदी कोलकाता, हावड़ा और सुंदरबन के भारतीय भाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश। इधर तो ना के बराबर होती है चाय। सबसे ज़्यादा कहाँ? असम में होती है। कर्नाटक में क्या होता है? कॉफ़ी होती है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जबकि कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा केरल मसालों का
सर्वाधिक उत्पादन करता है? समझे? कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, केरल मसालों के लिए है, हिमाचल में तो क्या होता है, सेब होते हैं, एप्पल, हिमाचल के एप्पल होते हैं, लेकिन उसमें भी नंबर फर्स्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होते हैं। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना और जल सेना, और एक कौन है, थल होगी, जल हो गई। अब एक वायु सेना और है बस। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, जिसमें जल, थल, वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा डैश को उनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा चलाई गई एक न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है? एक न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी चाहिए। कितने दिन? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य। कितना? 1/4। जिस सदन में पहले पेश करो, लोकसभा में पेश करो या राज्यसभा में पेश करो, तो उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है। यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में जाएगा। जिसमें चाहे लोकसभा में पारित करो या लोकसभा में या राज्यसभा में, जिसमें भी पहले पारित करोगे वो वहाँ से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी वो अगले सदन में जाएगा। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में अपने तथा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण अपना पक्ष रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में अपने अथवा किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण अथवा अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जांच के पश्चात यदि दूसरा सदन भी अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा। ओके। संस्कृत भाषा में लिखी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद लिखा गया जयदेव ने लिखा। गोविंद के लिए कोई भी गीत लिखेगा तो उनकी जय जय तो होगी, तो जय गोविंद जयदेव ने लिखा है, इसीलिए उनकी जय जयदेव हो रही, जयदेव हो रही है। जयदेव संस्कृत के महाकवि हैं। जयदेव संस्कृत के महाकवि हैं। इन्होंने गीत गोविंद तथा रतिमंजरी की रचना की है। जयदेव उड़ीसा यानी उत्कल राज्य के गणपति राज्यों के समकालीन थे। उनकी कृत गीत गोविंद को राधा कृष्ण लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया। गीत गोविंद में संस्कृत भाषा के मधुर गीतों का संकलन है। गीत गोविंद है क्या? संस्कृत भाषा के मधुर गीतों का संकलन है। पूर्ण किया जाए गीत गोविंद है क्या, तो उसमें क्या है? संस्कृत भाषा के मधुर गीतों का संकलन है। मधुर गीत है उसमें बहुत सारे।
दिए गए सादृश्य के आधार पर सही मिलान करें। धब्बे, चीता या तेंदुए से संबंधित जो धारियाँ किससे संबंधित हैं? धब्बे, चीता या तेंदुआ से। धब्बे किस में होते हैं? जेब्रा, सांप में होते हैं? नहीं होते हैं। जिराफ में होते हैं? नहीं होते हैं। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हिरण में होते हैं? नहीं होते हैं। तो एक ही जेब्रा में तो होते हैं। धारियाँ किससे संबंधित हैं? जेब्रा में तो होती हैं ऐसी ऐसी धारियाँ, और किसी में होती नहीं है। जिस प्रकार से चीता या तेंदुए के शरीर पर धब्बे पाए जाते हैं, उसी पर जेब्रा के शरीर पर क्या धारियाँ पाई जाती हैं। ओके, जेब्रा ही होगा इसका आंसर। कर्नाटक का कोलार जिला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खदानों के लिए। कर्नाटक का कोलार जिला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, कर्नाटक कोलार जिला डैश खदानों के लिए। क्या यहाँ पर? गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। गोल्ड होता है और कुछ नहीं होता। कर्नाटक का कोलार जिला सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ज्ञातव्य है कि अभ्रक उत्पादन भारत का पहला स्थान है। कोयला उत्पादन भारत तीसरे स्थान पर। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। अभ्रक में भारत का पहला स्थान है, जबकि कोयला में तीसरे नंबर पे आता भारत। दो 2014 के राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में हुए थे? करंट का क्वेश्चन ही पूछा गया था। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ? ग्लासगो में हुए थे। ग्लासगो में हुए थे। अगर ये पूछ दिया जाए कि अभी अभी कहाँ पे संपन्न हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल, कहाँ पे हुए? लंदन में हुए हैं। कहाँ पे? लंदन में। अभी तो लंदन में हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। यह खेल 23 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2014 के मध्य आयोजित किया गया। इसमें 4547 खिलाड़ियों ने 17 विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। इसमें से कुल 71 देशों ने प्रतिभाग किया। इंग्लैंड ने 58 गोल्ड और 59 सिल्वर और 57 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत 15 गोल्ड, 30 सिल्वर व 19 ब्रॉन्ज पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। ये हम 14 की बात कर रहे हैं। 14 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा हूँ। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। मार्स, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मार्स को लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसका रंग आयरन ऑक्साइड का लाल है। ज्ञातव्य है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलियस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि माउंट एवरेस्ट 3 गुना अधिक ऊंचा। कितना? एवरेस्ट कितना ऊंचा? 3 गुना अधिक ऊंचा। इसी ग्रह पर स्थित है। मंगल के 2 उपग्रह। कौन सा है? एक फोबोस है, एक डीमोस है। मंगल ग्रह के एक फीबोस और डीमोस, इसके 2 उपग्रह हैं। अभिनव बिंद्रा इनमें में से किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। वे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर
व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी प्रवाह के निचले भाग को कहा जाता है। नदी प्रवाह के निचले भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी तल कहा जाता है, रिवर बेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर बेड। नदी तल क्या होता है? नदी प्रवाह के निचले भाग का तल कहा जाता है। नदी तल, नदी प्रवाह के निचले भाग को नदी तल कहा जाता है। नदी तट क्या होता है? नदियों के किनारे स्थित भूभाग को नदी तट कहा जाता है। नदियों के किनारे जो भूभाग होता है उसे नदी तट कहा जाता है। नदी भूमि नदियों अपने अधिकतम बहाव के दौरान जो क्षेत्र धारण करती हैं उसे भूमि कहा जाता है। नदी का मुहाना, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे नदी मुहाना कहा जाता है। नदी कहाँ से निकलती है? जहाँ से। मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन है, कौन सी है? केराटिन होती है। कौन सी है? केराटिन होती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जेलियम ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते, जहाँ मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हवा में जलीय अणुओं के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अम्ल वर्षा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा हो जाएगा। अम्ल वर्षा समस्त जीवधारुओं के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। एसिड रेन के उत्तरदायी कारकों में N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य हैं। वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक HNO3 का निर्माण करते, जो वर्षा के पानी के साथ धरातल पर अपना वर्षा के रूप में धरती पर आता है। इसके अलावा वायुमंडल से उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके H2SO4 क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यह सल्फ्यूरिक एसिड रेन के साथ धरातल पर गिरता है, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। महासागरों में टैंकर नौकाओं, बजरा पाइपलाइनों और रिफाइनरी और ड्रिलिंग रिग्स और भंडारण सुविधाओं में से तेल के आकस्मिक रिसाव को डैश कहा जाता है। तेल अधिप्लावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेल अधिप्लावन कहा जाता है। महासागरों में टैंकर नौकाओं, पाइपलाइनों, रिफाइनरी, ड्रिलिंग रिग और भंडारण सुविधाओं तथा सागर के तटवर्ती जलीय भाग में खनिज तेल के रिसाव को तेल अधिप्लावन ऑयल स्पिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑयल स्पिल कहा जाता है। तेल अधिप्लावन से अधिकतम सागरीय जीव मर जाते हैं, जिस कारण पारिस्थितिकी विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक के धरती प्रदूषित होती है। प्लास्टिक से धरती प्रदूषित होती है क्योंकि ये डैश होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते। कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये? प्लास्टिक या पॉली निर्मित वस्तुएं प्रकृति में विलय नहीं हो पाती, अर्थात वे वस्तुएं बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है। कम से कम प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग एवं पुनर्चक्रण ही इसका उपाय है, जिससे कि पर्यावरण व स्वच्छ एवं शुद्ध रखा जा सकता है।
दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को पहचाने। इसमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य राज्यों में सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड है। मेलबर्न में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। अब तो सेकंड नंबर का हो गया है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। ये पहले नंबर पे हो गया है क्रिकेट के स्टेडियम। तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। किस पे? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके का। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत लोगों का मानना है कि रात के समय पेड़ों के नीचे सोना सुरक्षित नहीं होता। इस कथन के पीछे का वैज्ञानिक कारण है कि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी सही है, और ऑक्सीजन तो लेते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सही, इसके साथ जाएगा। रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा कुछ पेड़ जो कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़कर ऑक्सीजन छोड़ते, जैसे नीम, पीपल। नीम रात में ऑक्सीजन छोड़ती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।